हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का, जिसमें कि हम लोग मैथ और साइंस के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए और देखिए कि किस तरह क्वेश्चंस पूछा गया है, और इसमें देखेंगे कि किस क्वेश्चन के लिए सही तरीका हो सकता है। ओके, तो चलिए देखिए। यदि a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री, तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो पहले मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोककर करने का कोशिश करें, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो देखिए इसको कैसे। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में एक फार्मूला बताया था कि अगर 10a माइनस b रहे तो इतना के बराबर ये होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए इतना बराबर जो है, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये होता है। तो बस इतना में मान पुट करने से बेहतर है कि इतना सा में मान को पुट कर दें तो जल्दी आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो 10a का जगह पे 60 डिग्री, b के जगह पर 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। 60 में 30 जाएगा तो 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये तो आपको याद होनी चाहिए, है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/√3। ओके, अगर भूल जाते हैं तो आपको साइन कोस का तो याद होगा ना। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, है ना। तो 30 डिग्री निकालना है, तो इसका मतलब साइन 30 डिग्री का मान कितना, हाफ, और कोस 30 डिग्री का मान √3/2। तो ये 2 कट गया, बचा क्या 1/√3, है कि नहीं। अगर भूल जाते हैं तो अन्यथा आपको याद रहना चाहिए, है कि नहीं। नेक्स्ट, देखिए इसको। जॉर्ज कुल कार्य का 35% भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है। जिम और जॉर्ज मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो जिम अकेले संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए कोई जॉर्ज है जो कि 35% काम को ये 6 दिन में कर रहा है, 6 दिन लगा रहा है, ये बात कहा है। तो हम अगर कहें कि ये अगर 100% काम करता तो कितना दिन लगाता, पहले आप भी वीडियो रोक कर बनाने का कोशिश कीजिए। अगर मैं कहता हूँ ये 35% जो काम कर रहा है 6 दिन में, अगर ये पूरा 100% काम करता, यानी 100% काम करता, तो ये कितने दिन लगाता। तो इसको क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इसको 100 बनाना होगा। तो 100 बनाने के लिए पहले 7 से भगा दे दें दोनों साइड। तो 7 से भगा देंगे तो ये 5 आ जाएगा, और इधर 7 से भगा देंगे तो 6/7, यानी 5% बराबर 6/7। अब इसको 100 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 20 से गुना। तो दोनों साइड 20 से गुना कर दीजिए, तो ये 100% हो गया, और 100% बराबर इधर कितना आ गया 120/7 दिन। अगर जॉर्ज 100% काम करे तो 120/7 दिन, और जब दोनों मिलकर काम करें तो 12 दिन में, यानी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर लेगा। तो हमने जॉर्ज के बारे में निकाल लिया कि 120/7 दिन में करता है, और दोनों का मिलाकर जो दिया है जिम और जॉर्ज,
वो 12 दिन में। तरीका को यहाँ पर थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, है कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपने भी रुक कर बनाई होगी। तो हमारे पास जॉर्ज का निकल गया, कितना है 120/7, और यहाँ पर हमें जो दिया है जिम को हम JM लिख रहे हैं और जॉर्ज को JR लिख रहे हैं। इन दोनों ने मिलकर जो किया है वह 12 दिन में। तो यहाँ पर LCM मेथड लगाएंगे। इन दोनों का LCM कितना 120, किन दोनों का 120/7 और 12 का LCM आएगा 120। ओके, तो यहाँ पर इसको भाग दीजिएगा, 120 को 120/7 से तो 7 आएगा, और 12 से भाग दीजिएगा तो 10। ठीक है, इतना बात तो समझ गए होंगे। तो अब पूछ क्या रहा है, जिम अकेले संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर जो ये निकल कर आया, ये 7, ये जॉर्ज की क्षमता है। ये क्या है, क्षमता। 1 मिनट, मैं पेन चेंज कर, ये क्या है, क्षमता। ये आपकी क्षमता है, जॉर्ज की क्षमता 7 और दोनों का मिलाकर 10 है, दोनों का मिलाकर 10 है। तो जॉर्ज की 7, तो बाकी बात बचा हुआ जिम का, है ना, बाकी बात बचा हुआ जिम का। तो यहाँ पर हमने दोनों की क्षमता को फाइंड कर लिया। तो अब हमसे समय भी तो पूछ रहा है कि कितना दिन लगेगा। तो कई वीडियो में हमने फार्मूला बताया भी है कि टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन क्षमता। तो टोटल वर्क कितना है, ये जो यहाँ पर LCM निकाले हमने 120/7 और 12 का, ये टोटल वर्क है 120। तो 120 और क्षमता किससे करवाना, किससे, जिम से। जिम की क्षमता कितनी आई है 3/3। ये मतलब इफिशिएंसी, मतलब कि दक्षता या क्षमता। ठीक है, टोटल वर्क मतलब कुल काम, यानी इतना काम को करना है। तो अब इसको हल कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 दिन। ओके, तो ये आपका 40 दिन राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट। इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे, जुड़ जाइएगा, वहाँ पर सारे PDF मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं PDF कहाँ मिलते हैं, तो पहले एक बार चेकआउट कर लीजिए, लिया कीजिए, नहीं तो वीडियो में पता चल जाएगा। एक प्रयोग में देखा गया कि पानी यानी धातु A पानी से 19 गुना भारी और धातु B पानी से 9 गुना भारी। तो A और B को किस अनुपात में मिला जाए तो मिश्रण में पानी 15 गुना भारी हो जाए। जब इस तरह का 3 डाटा हम देखते हैं तो मेरे मन में खुजली होने लगता है कि कहीं ना कहीं एलिगेशन लगेगा, और आपके मन में भी होना चाहिए, और एलिगेशन से निकल भी जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक A है और एक B है। तो A 19 गुना, B 9 गुना, और दोनों मिला दिए तो 15 गुना। तो इसको बीच में रखिए, इसमें इसको घटाइए, इसमें इसको, यानी बड़का में छोटका घटाते जाइए। तो 19 में 15 गया तो 4, 15 में, अब देखिए 9 में तो 15 नहीं जाएगा, 15 में 9 घटाइए तो कितना 6। तो यही अनुपात निकल कर आएगा 3:2। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3:2, और यही मेरा राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट। उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर शुरुआत में ही आप वीडियो छोड़कर चले जाएंगे सिर्फ सब्सक्राइबर को देखकर, तो आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखिए दोस्त, मैंने भी बहुत जगह कहने का मतलब कि मैं भी आज से 2 साल पहले टेस्ट वगैरह लगाया करता था, तो अच्छा खासा नंबर भी लाते थे। तो वहाँ पर हम जहाँ टेस्ट लगाने जाते थे वहाँ देखते थे कि जो प्रश्न को हम 20 से 25 सेकेंड में कर लेते थे, और अदर स्टूडेंट जो थे कहीं ना कहीं वो हमसे ज़्यादा टाइम ले रहा था। तो हमें लगता था कहीं ना कहीं हो सकता है वो प्रोसेस उनको नहीं पता हो।
तो इसीलिए मैंने थंबनेल पर भी लगाया है कि कमज़ोर छात्र के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे लोग अभी भी बेसिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो उन तरीके से तो दोस्त आपको पता है कि एग्ज़ाम में टाइम जो है ज़्यादा नहीं दिया जाता है, 90 मिनट, और 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करना होता है। तो ये जो 90 मिनट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, लगेगा कि 90 मिनट कब पार हो गया और पता ही नहीं चलेगा। और अगर उस वक्त आप ओल्ड मेथड को अपनाएं तो फिर आपका खटिया खड़ा हो जाएगा। तो बात को समझिए थोड़ा। इसीलिए यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो तरीका बताऊँ कि जो हो सकता है कि कम समय में आंसर दे दे, है कि नहीं। और कुछ नहीं है, हालांकि बहुत सारे लोग करते भी हैं इन सारे मेथड से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ इस मेथड से मैं ही करता हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग हमारे वीडियो देखकर भी करते हैं। तो थोड़ा बात को समझिए, और क्या बोल सकते हैं, आप ही के भला के लिए कहते हैं। साइन थीटा बराबर 6/10 है, कोस थीटा बराबर 8/10 है। तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा, साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा। तो इतना बराबर एक फार्मूला मैंने बताया था, किसी न किसी वीडियो में तो बताए हैं। आप अगर मेरे पिछले वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो इस चीज़ के बारे में पता होगा। तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। तो हमसे इतना का मान पूछा तो इसमें पुट करते हैं। साइन थीटा का मान कितना, 6/10। कोस थीटा का मान कितना, 8/10। तो इसको हल कीजिए 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार, 6 चौके 24/25, 24/25 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब तक इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएंगे तब तक आप लोग सोचिएगा कि इस तरह का हम क्वेश्चन करेंगे, हठात सामने आ जाए तो फिर नहीं कर सकते, उस समय आपके लिए महंगा पड़ सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले से ही उन सब क्वेश्चंस से भिड़ंत हो जाए तो अच्छी बात है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, मैं यहाँ देखिए, ज़रूरी नहीं कि मैं सारे क्वेश्चंस में शॉर्टकट लगाऊं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि शॉर्टकट से काम नहीं कर चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को बेसिक से ही करना पड़ जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर 100 क्वेश्चन में 40-50 क्वेश्चंस को अगर मैं शॉर्टकट कर लूँ तो बाकी बात समय में जो बचे होंगे क्वेश्चंस उसको कर लेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए देखिए, पूरा समझिए और क्या कह सकते हैं। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिस पर द्विघातीय समीकरण 4x² प्लस 4√3x प्लस के बराबर 0 हो तो दोनों मूल्य बराबर है। तो देखिए, ये चीज़ कब होता है, जब दोनों मूल्य बराबर होता है। तो विविक्तर का फार्मूला आपने पढ़ा सुना होगा कि d बराबर b² बड़ी D लिख देते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac, और d का जो मान होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए, यानी इसका मतलब 0 बराबर b। अब b,a,c ये सब क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। ये x² का जो गुणांक है वो a है, x का जो गुणांक है वो b है, और यहाँ पर जो है वो c है। ठीक, तो b मतलब यहाँ पर ये वाला 4√3 वो b है, तो 4√3 का स्क्वायर माइनस 4a, यानी x² का जो गुणांक है वो a है, यानी a बराबर 4, c बराबर ये जो यहाँ पर सिर्फ दिख रहा है वो c है, यानी k गुना k। तो हल कीजिए, तो 4 चौक 16 × 48 माइनस 4 चौके 16 के
तो ये क्या हो जाएगा, -48 बराबर -16 के, तो माइनस माइनस ख़त्म, तो के बराबर कितना 3 है ना, 16 तिया 48, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत फार्मूला वगैरह भी याद होना चाहिए, है कि नहीं। नेक्स्ट, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। तो पहले पूरा देखिए, समझिए, तब हो सके तो अच्छा लगे तो तब फिर लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपके लिए तो डिसलाइक बटन खुली है। मैं कोई क्या कहते हैं, किसी सरकार का IT सेल वाले तो हूँ नहीं क्योंकि आपके कमेंट को बंद कर सकूँ, है कि नहीं। तो आपकी इच्छा जो भी। यदि किसी पिज्ज़ा का 2/3 भाग की कीमत 300 रुपये है और उसके 3/5 भाग की कीमत कितनी होगी, यानी 2/3 भाग की कीमत 300, तो उसके 3/5 भाग की कीमत क्या होगी। तो मैं इसके लिए डायरेक्ट आपको एक तरीका बताता हूँ। ये 2/3 है और ये कितना है 3/5। इसके नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। अब 15 का 2/3 कीजिए, कितना 15 का 2/3, तो ये 5 5 दूनी 10, तो 10 और फिर कहता है 3/5 का हमसे पूछ रहा है, 3/5 का हमसे पूछ रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझते जाइएगा ताकि कैलकुलेशन आपको आसान हो जाएगा। तो 15 का 3/5, तो 5 तिया 3 तिया 9, तो ये 9। अब मैंने क्या कहा कि इन दोनों का एलसीएम हमने क्यों लिया, तो हमने इसलिए एलसीएम लिया कि जो पिज्ज़ा होगा वह टोटल 15 यूनिट का होगा। कितना, 15 यूनिट का होगा। उस 15 यूनिट का 3/5 का दाम 300 है, यानी 2/3 का दाम 300 रुपये है, यानी 2/3 15 का कितना 10, और इस 10 का मान मेरे पास 300 है। मेरी बात को समझ रहे हैं, इस 10 का मान कितना है 300 है। तो हमसे पूछ रहा है उसके 3/5 यानी 15 के 3/5 यानी 9 का मान क्या होगा, 9 का मान क्या होगा। तो ये 10 का कितना गुना, तो आपका जवाब होगा कि ये 10 का 30 गुना। कितना गुना, 30 गुना। तो इसका भी आप 30 गुना कर दीजिए, कितना होगा 270। ये डायरेक्ट तरीका है कि आप आसानी से बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन सब तरीके को समझिए, जल्दी बनेगा और कुछ नहीं है। देखिए 56, 140, 168 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। या तो इसे शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं या बेसिक तरीके से भी निकालिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे हम कहते हैं 56, 140 और 168। पहले उन संख्याओं से घटाइए जो तीनों को काट सकता है, तो वह क्या हो सकता है। 4 से तीनों को काट सकता है, देखते हैं। 14 चौके 56, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, फिर 4 चौके 16, 4 दूनी 8। हाँ, 4 से तीनों संख्या को काट दिया। अब किसी और संख्या ऐसा है जो कि तीनों को भाग लगा सके, तो आपका जवाब होगा कि हाँ 7 एक ऐसा नंबर दिख रहा है जो तीनों को काट सकता है। 7 दूनी 7 पच्चे 7 छके, है कि नहीं। तो क्या अब ऐसा कोई संख्या है जो इन तीनों को काट सके एक को छोड़कर, तो आपका जवाब होगा नहीं। अगर 2 लेते हैं तो सिर्फ इसको और इसको काटता है, 5 को नहीं काट पाता है। 5 लेते हैं तो इसको सिर्फ 5 को काटेगा, इन दोनों को नहीं काट पाएगा। काटने का मतलब कि भाग लग जाना, तो नहीं लगेगा। तो इसका मतलब अब ऐसा कोई संख्या नहीं। तो ये दोनों जो आया इसी का गुणनफल हमारा जो होता है वो हो जाता है HCF। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। हालांकि यहाँ से इसके बाद जो कैलकुलेशन कीजिएगा वो LCM आपका निकल जाएगा। तो इन तरीके से दोनों चीज़ एक साथ निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 28 हो जाएगा।
और दूसरा तरीका अगर इसका समझना चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर ये सब नहीं करना हो तो फिर क्या करें, इन सब को नहीं करना, तो एचसीएफ का मतलब क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को कंप्लीटली काट सके, वो बड़ी से बड़ी नंबर। तो सबसे पहले ऑप्शन में बड़ी नंबर ढूंढेंगे, 28 है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 28। तो क्या 28 से ये 56 कटेंगे पूरा पूरी, तो हाँ। 140 कटेंगे, वो भी कटेंगे 5 बार में। 168 कटेंगे, हाँ 6 बार में आराम से कट जाएंगे। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? एचसीएफ का मतलब होता ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी नंबर जो दी गई सभी संख्या को कंप्लीटली काट सके। बात समझ रहे हैं? तो ये इसका आंसर 28 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्त, पूरा देखिएगा तभी कुछ जो है कि फायदा मिलने वाले, नहीं तो भटकने वाले तो भटकते ही रह जाते हैं। अब हो सकता है कुछ दोस्त कहे फिर आप क्या किए, आपने कोई एग्जाम निकाला है क्या? हाँ मैंने निकाला है, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों का मैंने निकाला है। अगर किसी को यकीन ना हो तो बोलिएगा, मैं अपना एडमिट कार्ड दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। एनटीपीसी का CBT 1 भी निकाला है और CBT 2 भी निकाला है, दोनों निकाला है। ग्रुप डी का भी मैंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो मैंने तो किया है, ये सवाल तो हमसे नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ किया है क्या? किया है दोस्त। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो कौन सी संख्या अपरिमेय? अपरिमेय कहने का मतलब कि जिसका कटाने पिटाने पर जो है रूट में आंसर ना रह जाए। अगर मैं इसको देखूं तो इसका आंसर 4 आएगा, क्योंकि 4 चौक 16, चौके 64, क्योंकि यहाँ पर 3 रूट क्यूब है, यानी रूट क्यूब का 64 रूट क्यूब है, कहने का मतलब ये है। तो ये इसका अगर मैं देखूं तो इसका आंसर 8 निकल जाएगा। इसका मैं देखूं तो 2 आ जाना चाहिए, क्योंकि 2 को 6 बार अगर करें, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ 8 8 64, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। लेकिन इसको अगर मैं करना चाहूँ तो ये 4 रूट ये नहीं निकलेगा, ये रूट में ही हो जाएगा। हालांकि तोड़कर भी देख सकते हैं, 64 है ना, तो यहाँ पर पावर यानी करनी में 4 है, तो इसका मतलब 4 का जोड़ा निकलना चाहिए, 4 का जोड़ा। तो ये यानी बच गया 2, अंदर में क्या बच गया 4, और करनी में भी 4 रह गया, तो ये सोल्व नहीं हो पाया, तो ये रूट में रह गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर ही में पूछा है ना। नेक्स्ट 15 वर्ष पहले सिंथिया की आयु ब्रिटनी से 3 गुना अधिक थी। एक सिंथिया नाम की कोई व्यक्ति थी और दूसरा ब्रिटनी नाम की कोई व्यक्ति थी। सिंथिया को हमने S मान लिया, ब्रिटनी को B मान लिया। ओके, तो ब्रिटनी की आयु से 3 गुनी, अगर ब्रिटनी की आयु 1 थी तो इसकी 3 गुनी थी। कब? 15 वर्ष पहले। मेरी बात को समझिएगा, एक लाइन में आंसर आएगा, एक लाइन में आपका आंसर आएगा। जैसे कहने का मतलब उनकी वर्तमान आयु का योग 94 है, लेकिन ये जो अनुपात है ये 15 वर्ष पहले का है। तो हम इस वर्तमान को 15 वर्ष पहले का योग बना सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। ये जो 15 वर्ष दिया है, कहीं ना कहीं सिंथिया में भी 15 वर्ष घटा होगा और ब्रिटनी में भी, तो 15 वर्ष घटा होगा दोनों में, तो इसका मतलब 30 वर्ष दोनों में घटा होगा, यही ना। तो दोनों में इस 94 ये वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु में आप 30 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा 64। तो ये 15 वर्ष पहले का योग है 64। तो 15 वर्ष पहले का अनुपात कितना है? 3 और 1 4, अनुपात का योग कितना? 4 और 4 का मान 64। 4 का मान कितना है? 64। तो 1 अनुपात का मान कितना होगा? तो आपका जवाब होगा कि 16 होगा। तो हमें पूछा किसके बारे में? ब्रिटनी की आयु कितनी होगी, यानी ब्रिटनी की आयु अनुपात में कितनी है? 1, लेकिन कब? 15 वर्ष पहले। कब? 15 वर्ष पहले। तो 1 का
पता चला 16 है, लेकिन ये 15 वर्ष पहले का अनुपात था। ये क्या था? 15 वर्ष पहले का। तो हम 15 वर्ष ऐड कर देंगे वर्तमान में जाने के लिए। वर्तमान में जाने के लिए 15 वर्ष ऐड, 16 15 31। ब्रिटेनी की आयु 31। फिर से ध्यान से समझिएगा हमने क्या कहा। हमने सिंथिया ब्रिटेनी लिखा, ठीक है, जिसने कहा कि जो ब्रिटेनी की आयु से 3 गुना है सिंथिया की आयु। कब? 15 वर्ष पहले। कब? 15 वर्ष पहले। लेकिन हम मेरे पास दिया था वर्तमान आयु का योग। अगर वर्तमान आयु का अनुपात देता तो डायरेक्ट मैं इनके योग के बराबर 94 लिख देता, लेकिन ये कहा था 15 वर्ष पहले, तो मैंने दोनों में 15 वर्ष घटा दिया। सिंथिया का भी 15 वर्ष और इसका भी 15 वर्ष घटा दिया ब्रिटेनी का, तो 30 वर्ष घटा दिया दोनों का, तो निकल कर आया 64। और यही 15 वर्ष का ये 15 वर्ष का योग हो गया, 15 वर्ष पहले का योग, और अनुपात में 15 वर्ष पहले का योग, ये 4। तो इन दोनों के बराबर, बाकी बात ये आंसर। और ये जो निकला 16, ये 15 वर्ष पहले का था, हमें जाना है 15 वर्ष बाद में। वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे? 15 वर्ष ऐड करेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे? तो 31। हालांकि आप इसको तरीके से भी बना सकते हैं, बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करने के तरीके से आप बना लीजिएगा। देखिए 69 को इस प्रकार 3 भागों में बांटिए, वे समांतर श्रेणी में हो तथा उनके दो सबसे छोटी संख्या का गुणनफल 883 हो। अब इसको तोड़ने जाएं और फिर समांतर श्रेणी चेक करें तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ सजेस्ट करूँगा। देखिए कोई 3 संख्या होगा XYZ, लेकिन 2 संख्या का गुणनफल 483 बोल रहा है, तो शुरुआत की 2 संख्या का गुणनफल 483 होना चाहिए, लास्ट में 3 आना चाहिए। लास्ट में 483 में लास्ट में क्या है? 3 है। तो इसको गुना करते हैं इन दोनों संख्या को, 9 27, लास्ट में 7 आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता है। 7 21, लास्ट में 1 आएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। 5 15, लास्ट में 5 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। 3 1 3, यानी 1 गुना 3 कीजिएगा 3, लास्ट में 3 आएगा, तो यही परफेक्ट है। फिर बात को समझ रहे हैं? कितना सेकंड लगेगा? ज़्यादा नहीं ना। और तीसरा चीज़ कह रहा था कि समांतर श्रेणी में हो, इसका अंतर समान होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक में 2 बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक में भी 2 बढ़ा है, तो इसका मतलब रियल में ये समांतर श्रेणी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। किसी समूह की 5 सबसे छोटी संख्या का माध्य 15, जबकि समूह के सभी 13 सदस्यों का माध्य 17, तो सबसे बड़ी 8 संख्या का मध्यमान क्या होगा? ठीक है, तो 5 सबसे छोटी संख्या का माध्य यानी 5 वो संख्या है और उसका माध्य 15, तो ये टोटल योग 5 संख्या का योग। हमको टोटल 13 संख्या का योग निकालना है, तो बचा हुआ कितनी संख्या होगा? तो आपका जवाब होगा 8। और यहाँ बोला भी है कि 8 सबसे बड़ी संख्या, और 8 संख्या का औसत क्या? x मान लेते हैं। हमसे माध्यमान पूछा है, औसत बोले या माध्यमान बोले, दोनों एक ही बात है, इतना। और टोटल 13 का माध्य कितना दिया है? 13 संख्या का 17। इसको आप हल कीजिए, आपका आंसर 15 5 75 प्लस 8x बराबर 13 7 91, हाथ रल 9, 13 1 13 9 22, ये ना 13 9 22, तो इतना। तो 8x बराबर कितना? इसको घटा दीजिएगा, इधर x 221 में 75 घटाइएगा तो कितना होगा? क्योंकि इधर प्लस में तो इधर माइनस में, तो 6 बच गया, इधर 11 में 7 जाएगा, 4 1 146, तो x बराबर 146/8 घटाइए, 8 1 8, बच गया कितना? 6 6 यानी 8 8 64, बच गया कितना? 2 8 2 16, 8 5 40, 18.25। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। किसी कक्षा में
परीक्षा आयोजित करने पर 25 विद्यार्थियों के अंकों का माध्यमान 60 था, यानी किसी कक्षा में 25 विद्यार्थी था। यहाँ भी वही क्वेश्चन है कि योग बराबर क्या होता है, उसमें नहीं, मैंने ये बात बोलना भूल गया। तो औसत गुणे या माध्यमान, औसत गुणे कुल संख्या, कुल संख्या ये होता है। तो 25 संख्या का कुल योग कितना होगा, 25 गुना 60। ठीक, उनमें से बोल रहा है कि 13 विद्यार्थियों के अंकों का माध्यमान 17, यानी शुरुआती का 13 संख्या। तो ये तो 25 संख्या का योग है, 25 नंबर का योग है, और यहाँ पर हमें 13 नंबर का योग निकालना है, शुरुआती का 13। जैसे मान लेते एक लाइन पर समझना चाहते हैं, देखिए ये आपका यहाँ से लेकर 1 से लेकर 25 तक का, तो शुरुआती का 13 संख्या पर कहीं ना कहीं 13 तो होगा। शुरुआती का 13 संख्या का माध्यमान जो है हमारे पास 70 दिया है, तो इसका कुल योग यहाँ से यहाँ तक का कुल योग 13 गुना 70। फिर अंतिम 13 संख्या का कुल योग जो होगा 13 गुना 50, 13 गुना 50। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि ये 13 और 13 26 संख्या हो गया, और टोटल बोला है कि 25 गो है, ये कैसे? तो पहले इधर से गिन, मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले इधर से यहाँ तक 13 गया, उसके बाद इधर से फिर 13 आया, तो इस संख्या को 2 बार काउंट किया है, 13वां संख्या को 2 बार काउंट किया है। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इन्हीं आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच वाले विद्यार्थी का अंक क्या होगा, यानी 13वां ही संख्या के बारे में पूछ रहा है क्या होगा। तो बीच में 13वां ही संख्या एक बार एक्स्ट्रा गया होगा, बात समझ रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक 12 गया होगा, फिर इधर से इधर 12 गया होगा, ये बीच में 13वां है, 12 12 24, ये बीच में 13वां संख्या। तो अब करें क्या, तो ये टोटल 26 संख्या का योग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 26 संख्या का योग, जिसमें कि 13 2 बार हो गया है, और इधर इसका योग कर लें तो 70 और 50, 120, 120 गुना 13 दूनी 26, 120 गुना 13, तो 13 दूनी 26, 13 का 13, 2 15, 15 60, कितना आ गया? देखिए इसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया, आप भी कर सकते हैं। इसको पहले गुना कीजिएगा, जो आएगा यहाँ लिखिएगा, फिर इसको गुना कीजिएगा, जो आएगा इधर लिखिएगा, तो 15 60, और इसको गुना कीजिएगा तो ये कितना, 25 गुना 60, 25 छके 150, 1500, कितना आ गया, 1500। देखिए जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो ये 26 संख्या का योग इतना आया, और 25 संख्या का योग 1500 आया। तो इनमें जो एक संख्या एक्स्ट्रा गया है वो 13वां संख्या है। क्या है, 13वां संख्या एक्स्ट्रा। तो यानी इन वाले नंबर में इस वाले नंबर को घटा दीजिए, तो 1560 में 1500 घटाइएगा तो कितना आएगा, 60, और यही आपका आंसर है। देखिए दोस्त, भले ही हमें बताने में टाइम लगता है, अगर करना रहता तो बहुत जल्दी करके निकल जाता, तो थोड़ा सा बताने में टाइम लगता है, तो इस बात को समझा कीजिए। मैंने बहुतों को देखा है कि 10 क्वेश्चंस कराने में 1.5 घंटा 2 घंटा लगा देते हैं, तो मैं यहाँ पर लगभग 30 से 32 क्वेश्चंस कराता हूँ। टाइम अगर 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट लग गया तो कौन सा बड़ी बात है। और शॉर्ट वीडियो से किसी का आज तक कुछ भला हुआ नहीं है, नहीं तो आप खुद इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न पढ़िए और तय कीजिए कि दिए गए कथनों में कौन सा पर्याप्त है। कथा अवैध अप्रवासियों की कुल संख्या क्या है, अवैध अप्रवासियों की कुल संख्या क्या है। तो कुल अवैध अप्रवासियों में से 30% बांग्लादेश का है। ठीक है, क्या हम पता कर सकते हैं कि अवैध जो अप्रवासी है, बाहर से आए हुए जो लोग हैं, वह बांग्लादेश का 30% है। बांग्लादेश से
यानी कहने का अप्रवासियों में से 30% है बांग्लादेश से। तो क्या हम इससे कोई डाटा बता सकते हैं कि हाँ 30% जो है कि 500 के 600 बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। शेष भारत से है, शेष यानी बाकी बात 30% बांग्लादेश से है, तो बाकी बात 70% भारत से है। लेकिन कितना 70% कितना? कोई नंबर तो होना चाहिए ना। जैसे अगर कहता कि शेष भारत का जो है कि 9 लाख जनसंख्या है, तब कह देते हैं कि हाँ ये 70% के बराबर जो है 9 लाख है, तो हम 30% के बराबर बता सकते हैं कि वो प्रवासी कितनी है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं मिला, ना तो पहला से ना ही दूसरा से, तो ना तो 1 होगा ना ही 2 पर्याप्त होगा इसका आंसर। ओके। और हाँ, एक बात आप लोग से पूछना भूल गए, क्या ये जो मैंने ब्लैक स्क्रीन रखा है पीछे ब्लैक, क्या ये सही है या जो मैंने इस पिछली वीडियो में वाइट स्क्रीन रखा था वो सही है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोनों में जो बेटर है फिर मैं उसी बैकग्राउंड को लेकर चलूँगा, लेकिन मेरे उम्मीद से तो ये ब्लैक वाला, मेरे अनुसार ब्लैक वाला ठीक है लगता है, क्योंकि ये आँख को थोड़ा राहत देता है। बात समझ रहे हैं? बाकी बात वाइट भी कोई ख़राब है ही नहीं, लेकिन हमें ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बताइएगा कमेंट करके आपकी इच्छा कि आपको किस तरह का अच्छा लगता है। नेक्स्ट, कथा तालिका के आधार पर वर्ष 2001 से 2006 के दौरान वेतन में कितनी वृद्धि हुआ है? तो ये बात पूछ रहा है। इसके आगे कुछ और भी लिखा हुआ था कि ये जो डाटा दिया हुआ है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें फिर आंसर दें, तो उसको मैंने कट कर दिया। बस समझ रहे? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा 2001 से 2006 के दौरान कितना वेतन में कितना वृद्धि हुई, वेतन कहाँ है? ये वाला डाटा वेतन का है। तो 2001 में कितना था? 1500, और 2006 में कितना हो गया? 5200, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना बढ़ा है? तो आपका जवाब होगा कि 2006 में कितना है? 5200, और 2001 में कितना है? 1500। ये तो बढ़ा कितना है? 0 12 में 5 गया, 7 4 में गया 3, 3700 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 3700। तो अब हम परसेंटेज निकालेंगे 2001 के तुलना में, है कि नहीं? तो प्रतिशत निकालने के लिए वृद्धि प्रतिशत या जो भी हो, कमी प्रतिशत जो भी, तो हम पहले के डाटा से निकालते हैं जिससे तुलना करने के लिए कहा जाता है ना। तो वृद्धि परसेंट हमसे पूछ रहे थे, 3700 का वृद्धि हुआ है कितने पर? 1500 पर, यानी 2001 का डाटा कितना? 1500। प्रतिशत के लिए 100 से गुना कीजिए, ये कट, अब भाग दीजिए, 15 और 2 30, बच गया 7, 15 चौके 60, बच गया 10, 15 7 75 से 15 6 90, 10 बच रहा है। तो 15 7 75 से अप्रोक्स में 247 के आसपास आ रहा है, क्योंकि निकटतम पूर्णांक पूछ रहा है। तो 247 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 246 हमने क्यों नहीं लिया कि देखिए यहाँ जो इसका आंसर आएगा 246.63 ऐसे कुछ, यानी 0.5 से ज़्यादा आएगा, और 0.5 से ज़्यादा आने का मतलब इसके जस्ट बाद वाले नंबर लेना है, ना कि पहले वाले। अगर इससे कम रहता, 4 और रहता, तो फिर हम 246 लेते तो काम चल जाता। आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे निकटतम मान लिया जाए 12.4 है, तो इसका निकटतम मान कितना ले सकते हैं? 12, है ना। अगर कहता कि 12.6 है, तो इसका निकटतम मान कितना ले सकते हैं? तो आपका जवाब होगा 13। क्यों? क्योंकि ये 0.5 से ज़्यादा हो गया, तो बस इसीलिए मैंने 247 करवाया। ठीक है।
हालांकि इतना निकट आंसर नहीं देना चाहिए था। ओके नेक्स्ट। देखिए, दी गई जानकारी के अनुसार किस वर्ष पुरुष की औसत दैनिक आय की प्रतिशत पिछले वर्ष के तुलना में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो पुरुष के बारे में पूछ रहा है, तो ये पुरुष का डाटा है, ये महिला का डाटा है, तो हमें पुरुष के बारे में बोल रहा है। तो पुरुष का ये जो थोड़ा सा डार्क वाला है वह पुरुष का है, और जो हल्का कलर का है वो महिला का है। तो हमें इससे कोई लेना देना है नहीं, इस डाटा से कोई लेना देना है नहीं, है कि नहीं? तो हमें पुरुष से लेना देना है। तो यहाँ से यहाँ तक में देखा जाए तो कितना की वृद्धि हुई है? 35 से इतना 40.9 तक, लगभग कितना का 5 का वृद्धि हुआ है, लगभग 5 का वृद्धि। यहाँ से यहाँ तक जाइएगा तो देखिएगा कितना का वृद्धि हुआ है? 8.6, लगभग 8 का वृद्धि हुआ है। यहाँ से यहाँ तक कितना का वृद्धि? तो अगर देखा जाए तो अगर इसको 50 ही बना दे तो लगभग 11 का वृद्धि हुआ, और यहाँ से यहाँ तक 16 हो गया 7, लगभग 7 का वृद्धि हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ है? 2003 में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ है? पिछले वर्ष के तुलना में 2003 में। इसका प्रतिशत भी निकालिएगा तो सबसे ज़्यादा परसेंट निकलेगा। कैसे? तो देखिए कैसे, 11 की वृद्धि हुई है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इधर समझिएगा। 11 की वृद्धि हुई है, लगभग हमने इसको कितना माना कि ये 48 है, बटे 48 प्रतिशत के लिए 100 से गुना। तो ये जो मान निकल कर आएगा वह इन सभी के तुलना में ज़्यादा मान निकल कर आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रतिशत नहीं निकाला, डायरेक्ट गैप को देखा कि किसमें ज़्यादा गैप है, और वही राइट आंसर है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? हालांकि आपकी इच्छा सभी को सोल्व कीजिए। नेक्स्ट। इससे तो इजी क्वेश्चन आज तक मैंने लगता है देखा ही नहीं होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। लड़के और लड़कियों सहित कुल 45 विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थियों का 3/5 भाग लड़का है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है? अगर यहाँ लड़कियाँ लिखता तब तो कोई अलग बात था, तो डायरेक्ट कहता है कुल 45 है और इसी का 3/5 लड़का है। तो क्या ये आसान नहीं है? 5 नामा 9 या 27, है कि नहीं? इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है कोई? क्या नहीं। नेक्स्ट देखिए, बोर्ड मास का प्रश्न है, कीजिए। देखिए, एग्जाम में 1 ना 2 क्वेश्चन बोर्ड मास का जरूर डालता है, लेकिन जानते हैं क्यों? आपका टाइम लॉस करने के लिए। क्योंकि बोर्ड मास में जितना टाइम लॉस होता है अदर क्वेश्चन में नहीं लॉस होता है। तो इसलिए मैं आप सभी से रिकमेंड करूंगा कि जो बोर्ड मास का प्रश्न अगर देखें इजी है तो हल कर लीजिए, अगर थोड़ा सा लगे कि भारी है तो उसको लास्ट में हल करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर कहीं फंसें तो आपका 2 से 3 मिनट आराम से खींच लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मेरा 2 से 3 मिनट पार हो गया। तो हालांकि ये सब इजी क्वेश्चंस है, लेकिन भारी रहे तो ये चीज़ ज़रूर अपनाइएगा। क्या है यहाँ पर? तो पहले मैं इसको हल करूँगा। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, तो 5 माइनस 6। अब ये ब्रैकेट के अंदर हम पहुँच गए हैं, है ना? तो 5 में 6 जाएगा तो माइनस का 1 और इधर गुना 8, 8 गुना माइनस का 1 कितना? -8। ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। फिर सेम टू सेम क्वेश्चन है। 122 प्लस 345। अब 3 माइनस 3 भागा 116 गुना 372 ये है। तो ये 3 से कटाइएगा तो ये 372 बार में ही कटेगा, और ये 372 से कट गया। तो इधर क्या आया? 122 प्लस का 345 माइनस का 1। ये पूरे को हल करने पर 1 आ गया।
यानी यहाँ से यहाँ तक करने पर 1 आ गया। तो अब ज़रूरी थोड़ी नहीं तो पूरा हल करें। 5 2 7, 7 में 1 जाएगा 6, लास्ट में 6 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, 2 ऑप्शन में 6 आ गया। तो अब थोड़ा सा गड़बड़ है। लेकिन अगर इसका सेकंड संख्या को देखें तो 4 2 6, तो इसका बाद भी 6 आना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में। ये राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए। 72 भागा 1/2। लेकिन आपको तो पता है कि सबसे बोर्ड मास में सबसे पहले किसका काम होता है? ब्रैकेट का, है कि नहीं? तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको हल करेंगे। तो उसके इस ब्रैकेट के अंदर भी ये वाला ब्रैकेट है, ये छोटकी ब्रैकेट वाला जो है, ये सब ब्रैकेट है। तो इस ब्रैकेट के अंदर भी ये वाला ब्रैकेट, ये जो दिख रहा है ये ब्रैकेट ही है। तो 7 5 12 और 9 6 15, 12 में 15 गया 3। बस अब यहाँ पर इधर निकल कर आइएगा। तो हमने तो देखा कि यहाँ तक में 3 आ गया, 12 15 27 में 3 गया 24, 27 में 3 गया 24, यानी इस पूरे को मैंने हल किया तो 24 आया। यहाँ पर 1/2 है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम तो 1/2। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 12, यानी यहाँ तक मैंने हल कर लिया पूरा तो 12 आ गया। और ये 72 भागा 12, 72 को 12 से भागा दीजिएगा, कितना है? 6। ध्यान से समझिएगा, इसका 6 ही आंसर होगा परफेक्ट। हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो, लेकिन इसका 6 ही राइट आंसर है। क्योंकि देखते हैं, एक क्वेश्चन बोर्ड मास का ही मैंने कराया था, मतलब हो गया 6 दिन कराने से, 1 आध महीना। तो उनमें किसी ने कमेंट किया इसका आंसर ये होगा। तो हो जाता है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, तो उस बात को समझिए। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि ए इस काम को अकेले 15 दिन में कर सकता, तो बी इस काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है? नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उसके बारे में हल करने में सहायक है। इन वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। तो पहला लाइन से हमें क्या मिलेगा कि ए जो है, ए प्लस बी 10 दिन में काम करता है। ए प्लस बी 10 दिन में, यानी ए और बी एक काम को 10 दिन में करता है। तो वो वाला लाइन कहाँ मिला हमें? ए और बी एक दिन में 1/10 काम। इस चीज़ को निकालिएगा पहले, यानी पहले हमें चाहिए बी वाला, तथा ए एक दिन में 1/15 काम करता है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा लाइन भी कह दिया इसी में। तो हमें कहीं ना कहीं पहले ये लाइन आएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसके बाद फिर क्या आएगा? जब इस चीज़ को मैं हल किया तो उसके बाद फिर क्या आना चाहिए? एक प्रोसेस, जैसे कहने का मतलब प्रोसेस पूछ रहा है कि इसको किस तरह के कैसे प्रोसेस करना चाहिए, तरीका से अगर जो हल करते हैं कैसे करना चाहिए। तो ये पहले हम बी लाइन को चुनेंगे। तो बी सबसे पहले किस में है? इसमें नहीं है, इन तीनों में है। तो ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो लाइन कहा था, जब मैंने इतना कुछ कर लेंगे, इतना कुछ हम लोग कर लेंगे, तब उसके पास हमारे पास जो आइडिया आएगा कि यहाँ हमसे पूछा क्या है? बी इस काम को अकेले कितने दिन में काम करेंगे, यानी बी के बारे में पूछा गया है कि कितने दिन में काम करेंगे। यानी बी जो काम करेगा उसका जो दिन निकलेगा वो सबसे लास्ट में आएगा। मेरी बात को समझिएगा, जो बी काम करेगा उसके जो दिन का जो आंसर आएगा वह सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में। तो बी अकेले इस काम को 30 दिन में, तो लास्ट में सी आना चाहिए। तो इसमें नहीं है, ये ऑप्शन खत्म। लास्ट में क्या आना चाहिए? ये सी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर का बी अकेले इसे 30 दिन में करेगा। तो ये वाला पहले बी, लास्ट में सी। तो ये बात कंफर्म हो गया। अब बीच का 2 चीज़ पता करनी है कि पहले डी आएगा कि पहले सी आएगा, इस बात को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर का बी का एक दिन का काम 1/30 है। बी का एक दिन का काम 1/30 है।
जब हमने इस लाइन को देखा तो यहाँ से दोनों का जो है काम पता चला, ए का काम का पता चला। यहाँ पर दोनों का काम है, यहाँ पर ए को का काम है, तो यहाँ पर बी का काम निकल जाएगा कि नहीं। यहाँ पर दोनों का काम है, ए और बी दोनों का, यानी कहने का मतलब ए प्लस बी का यहाँ पर काम है 1/10, और यहाँ पर सिर्फ ए का काम 1/15 है। तो हम चाहेंगे कि बी का काम निकल जाए, तो हम नहीं निकाल सकते, इसमें से इसको घटा देंगे तो बी का निकल जाएगा। तो बी का काम कब निकल रहा है, जब हम इसके कहने का मतलब जब बी को हम सोल्व कर रहे हैं तब डी पर जब पहुंच रहे हैं तब जाकर बी का काम निकल रहा है। इसका मतलब पहले अब क्या आएगा, डी आएगा, पहले क्या आएगा, डी यहाँ पर आएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे, यानी कहने कैसे समझाऊं, देखिए फिर से समझिए। हमने यहाँ पर क्या किया कि इस वाले में से इस वाले को घटाना है, तो ये चीज कहाँ पर कह रहा है, ए में कह रहा है, ना कि डी में। थोड़ा सा मिस्टेक्स इस तरह के क्वेश्चन में हो सकता है। इसका मतलब पहले क्या आएगा, ए आएगा। हमने बी और सी को चुन लिया, और डी और ए में अब पहले क्या आएगा, बी आएगा। तो यानी डी और ए में पहले क्या आएगा, ए आएगा, ए। तो ये पहले किस में आया, यहाँ आया, तो ये मेरा राइट आंसर होगा, ना कि ये। क्या मेरी बात को समझ रहे, यानी सीधा सीधा कहने का मतलब कि इसका तरीका क्या है, सोल्व करने का तरीका क्या है, बस और कुछ नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस और भी था जिसमें एमडीएच का रूल लागू करवा रहा था। ओके नेक्स्ट, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इनसे आप जुड़ जाइए, जहाँ पर हम ये जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा। जिस देखिए टेलीग्राम पर हम कोई फालतू चीज़ डालते नहीं, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही डालते हैं, चाहे वह करंट अफेयर का क्वेश्चंस हो या जीके या स्टैटिस्टिक्स का किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो, लेकिन सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड डालता हूँ, और पीडीएफ वगैरह डाल देता हूँ। तो वहाँ आप जाकर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ हमारी मिल जाएगी। और हाँ, इससे पहले मैंने जो है प्रीवियस ईयर का एलपी टेक्नीशियन का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था 2018 वाला, उसका फुल सॉल्यूशंस करवाया। फुल सॉल्यूशन कहने का मतलब जिसमें कि जीके, मैथ, साइंस और जीके, मैथ, साइंस, रीजनिंग, इन चारों चीज़ को बेसिक से मतलब कि सभी चीज़ को कवर किया है। तो ज़रूर देखिएगा, इससे ज़्यादा बेनिफिट वहाँ मिलेंगे। और इनमें जो प्रश्न आ रहे हों यानी फुल सेट का ही क्वेश्चंस को मैंने निकाल कर इसमें डाला है, सिर्फ मैथ का। और साइंस का मैंने अलग से उठाया है चैप्टर वाइज, और इसके जो पिछले वीडियो में था वह मानव रोग से उठाया था। मानव रोग में यानी मानव शरीर में होने वाले रोग के बारे में, उसका निवारण के बारे में पढ़ा था। तो इसमें हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल को लिया है। तो चलिए देखिए करते हैं। तो इसलिए जुड़ जाइए, और हो सके तो जो 29 शिफ्ट में एलपी टेक्नीशियन का हुआ था वो टोटल कंप्लीट मैंने करा दिया। और ये जो भी मैथ का सीरीज चल रहा है और 2-4 वीडियो ही होगा, लगभग मेरे उनमें से 4 पेपर और बचा हुआ है सिर्फ ये मैथ वाला सीरीज जो चल रहा है, तो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब मेरे उम्मीद से साइंस की क्वेश्चंस होना चाहिए। हाँ, साइंस का ही है, भले ही लग रहा है कि ये मैथ की तरह है। एक लिफ्ट 7.5 मीटर पर मिनट की दर से एक खदान में नीचे की ओर गिरती है, यानी ये कोई सरफेस एरिया है तो नीचे खड्डा खाना गया, तो ये 7 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे गिरता है, यानी 1 मिनट में 7.5 मीटर गिरता है। तो यदि वह लिफ्ट खदान से 35 मीटर ऊंचा है, और लिफ्ट जो है खदान यहाँ कहीं ना कहीं ये धरती पर होगा, इससे 35 मीटर ऊंचा लिफ्ट है, ठीक है। 35 मीटर ऊंचाई से शुरू करता है और 430 मीटर गहराई खदान तक जाता है, और इधर यहाँ से नीचे 430 मीटर तक जाता है। तो कहने का मतलब ये जो है टोटल
कितना दूरी कवर करेगा? तो आपका जवाब होगा ये 430 और ये 35, 465 मीटर कवर करेगा। कितना मीटर कवर करेगा? 465 मीटर कवर करेगा। तो पूछ रहा है उसे कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या? दूरी बटे चाल, यही तो पूछा है। और दूरी यानी समय बराबर दूरी बटे चाल, टोटल दूरी कितना कवर करना है? यानी टी बराबर डी अपॉन एस, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना? 465 और चाल कितना? 7.5 मीटर पर मिनट। देखिए ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकेंड में है, सेकेंड पर मिनट में है, पर मिनट में। तो और आंसर भी हमसे मिनट में पूछा, इसीलिए हम चेंज नहीं कर रहे हैं मिनट को सेकेंड में। बात समझ रहे हैं? अगर यहाँ सेकेंड में रहता तो फिर मैं चेंज करता समय को। तो ये मिनट से मिनट कट जाएगा, ये ऊपर जाकर 0, यहाँ पर एक 0 चिपका देते हैं। ठीक, अब कटाइए, देखिए कितने बार में कट सकता है। तो ये जो है 15 से 5 बार में, 15 से 15 या 45, 15 चौके 60। तो टी बराबर और भी आ सकता है, पेन चेंज कर लो। तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, 5 छक्के 30, 0, कहीं मैंने गलती तो नहीं कटाया, 15 या 45, देखिए मैंने यहाँ डाटा ही गलती लिखा है। $465 लिखना है, नीचे 7.5 लिखना है। तो इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो यहाँ पर एक 0 चिपक जाएगा। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 15 से 5 बार में, 15 से 15 या 45, 15 का 15, 0। तो ये 5 छक 30, 5 दूनी 10, 62 मिनट। ये आंसर निकल कर आ गया। ओके, हालांकि है मैथ भी, इसको मैथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको मैंने फिजिक्स के बुक से उठाया है। ओके, नेक्स्ट। देखिए 1 मिनट, एक कार 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति प्राप्त करती है। तो त्वरण की गणना करें। ये सेकेंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा, और आंसर भी हमें मीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है, यानी SI यूनिट में पूछ रहा है। मेरी बात को ध्यान से देखिए, समझिएगा। तो ये जो किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में हमें चेंज करना होगा। बात समझ रहे? हमारे पास टाइम है 5 सेकंड, 5 सेकंड, और U है प्रारंभिक वेग 18 किलोमीटर पर घंटा, V है अंतिम वेग 36 किलोमीटर पर घंटा। तो हमसे पूछा है कि कार का त्वरण, ये बराबर पूछा है। क्या ये सवाल आपसे नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा आराम से, है कि नहीं? कि जो होता है V बराबर U प्लस AT, ये चीज होता है कि नहीं? तो लगा सकते हैं यहाँ पर V कितना 36, लेकिन SI यूनिट में पहले चेंज करके 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 5 किलोमीटर आ जाएगा। 36 किलोमीटर पर घंटा मीटर प्रति सेकंड में जो है ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब मैंने ये कैसे फास्ट कर लिया, ये बात तो समझने वाली है। समझ सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ किलोमीटर से आप मीटर पर सेकंड में जाना चाहते हैं, किलोमीटर पर घंटा से। एक बात याद रखिएगा, ये मैंने डाटा देखा, आसान था, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। इधर किलोमीटर में 18 का टेबल लिखिए
और मीटर पर सेकंड में 5 का टेबल लिखिए। 18 एका 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, जहाँ तक जा सकते हैं आपकी इच्छा। तो इधर 5 का टेबल ले जाइए, 25, 5 दूनी 10, 15, 20, ये जहाँ तक ले जा सकते हैं। तो अगर किलोमीटर में 18 था तो वो मीटर पर सेकंड में 5 होगा। अगर किलोमीटर में 36 हो तो वो मीटर प्रति सेकंड में 10 होगा। वही बात को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया ताकि हमें चेंज करने में देरी नहीं लगी। तो यही सब तो मैं कहता हूँ कि इस तरीके को आप भी सीखिए, समझिए, जिससे कि प्रश्न है जो जल्दी और आसानी से बने, समय कम लगे प्रश्न करने में, है कि नहीं। तो इसको मैं मन ही मन कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन हो सकता है बहुतों को समझ में ना आए। बात समझ रहे हैं। तो भी हमारे पास 10 है, यू कितना है हमारे पास 5 है, प्लस ए निकालनी है, टी कितना है 5 है। तो 10 में 5 जाएगा 5, इधर 5 ए है, इस 5 से 5 कटेगा एक बार में, तो ए बराबर कितना निकल गया 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बात समझ रहे हैं, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कैसे मतलब क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ऐसा ऑप्शन में तो किधर लिखल नहीं है, तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बात को समझिए, 1 मीटर सेकेंड, इस पर पावर ये वाला दीजिए -2 कर दीजिए, तो ये चीज़ दोनों सेम होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मज़ा आता होगा करने में और कुछ सीख रहे होंगे भी, है कि नहीं। यदि एक वस्तु अपने विरामा स्थिति से 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ रही है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, जैसे मैंने वहाँ पर लिखा था, बढ़ रही है, तो 5 सेकेंड बाद वस्तु का वेग क्या होगा। तो इसमें हमसे प्रारंभिक वेग दिया है, यानी u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड दिया है, क्योंकि विरामा अवस्था से बोलेगा तो आप 0 मीटर पर सेकेंड लीजिएगा। और दूसरा बात मेरे पास a दे दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और तीसरा चीज़ हमें टाइम दे दिया है 5 सेकेंड, है ना। और हमसे पूछ रहा है वस्तु का वेग क्या होगा, यानी 5 सेकेंड बाद, यानी अंतिम वेग 5 सेकेंड के बाद उसका रफ्तार क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हमसे पूछ रहा है। तो वही चीज़ लगा सकते हैं, या तो त्वरण का फार्मूला लगा दीजिए, या तो v बराबर u प्लस at लगा दीजिए, दोनों से निकल जाएगा। तो u कितना 0, a कितना 5, t 5, तो ये v बराबर कितना निकल कर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए द्रव्यमान यानी 500 केजी द्रव्यमान वाली एक कार 64 किलो जूल गतिज ऊर्जा है, कार में 64 किलो जूल गतिज ऊर्जा थी, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आपको गतिज ऊर्जा का तो फार्मूला पता होगा कि ½ mv² होता है ना गतिज ऊर्जा का फार्मूला ये। तो गतिज ऊर्जा हमें 64 किलो जूल दिया है, 64 किलो, लेकिन गतिज ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो द्रव्यमान दिया है वो भी SI यूनिट में दिया है। मेरी बात को समझिएगा, ये आपका m का मान दिया है और ये आपका जो है गतिज ऊर्जा का मान दिया है। बात समझ रहे हैं। तो ये किलो जूल में है, तो इसको जूल में सिर्फ चेंज करना है, तो के जगह पे 1000 लगा दीजिए, क्योंकि 1000 मतलब कि 1000 जूल बराबर 1 किलो जूल होता है। यहाँ 64 किलो जूल दिया है, ये ½ m का मान हमारे पास 500 kg है, भी हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से 5 से तो ये 2 बार में कट जाएगा आराम से, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 v², तो v बराबर क्या रूट अंदर
256 और 256 का मान कितना 16, तो भी का मान कितना आ जाएगा 16। ओके, देखिए दोस्त, अब हमें नींद आने लगा क्योंकि रात के लगभग 12 बज चुके हैं। क्योंकि दिन में इसलिए नहीं बनाता हूँ कि दिन में शोरगुल होता है और थोड़ा नॉइस वॉइस भी ज़्यादा आने लगता है। रात में शांत माहौल रहता है, दिन में 1 आध घंटा सोते लेते हैं, इसलिए रात में बना पाता हूँ। तो चलिए देखिए नेक्स्ट। दोस्त, इस तरह की वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, जैसे कि इस PDF को तैयार करना, क्वेश्चन को टाइप करना, ये सब कुछ हमें को करना पड़ता है अकेले ही। फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर आप लोगों तक पहुंचाना, ये जितनी भी प्रोसेस है आप तक वीडियो पहुंचने की, वह सारी चीज़ें हमें ही करनी होती है। तो इसलिए बहुत मेहनत लगता है दोस्त, थोड़ा सा समझा कीजिए। आप इस मेहनत पर अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मेरा मेहनत भाड़ में जाए, लेकिन अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है और उस स्थिति में आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर थोड़ी सी डिमोटिवेट वाली बात है कि नहीं। जब मोदी जी 5 किलो अनाज देकर वोट मांग सकते हैं, तो हम आपके लिए इतना कुछ करके कुछ नहीं मांग सकते हैं। मांग सकते हैं, बशर्ते आप देने के इच्छुक हो तो। लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। ठीक है, तरंग की ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर पर सेकेंड है, तो नाव की हिलने की आवृत्ति क्या होगी, यानी फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ रहा है। दूसरी बात, हमें जो भी है, भी का मान हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड दे दिया है, और हमारे पास तीसरी बात यहाँ पर तरंगदैर्घ्य, तरंग की लंबाई 100 मीटर दे दिया है। इन तीनों से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपने एक फार्मूला देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने एक फार्मूला देखा होगा कि फ्रीक्वेंसी F बराबर V/λ, ये चीज़ आपने देखा होगा। तो बस इसी चीज़ को लगाइए। यहाँ पर V का मान कितना 25, और ये तरंग दैर्घ्य का मान कितना है, तरंग की लंबाई का मान कितना है 100 मीटर, और सब कुछ SI यूनिट में है, तो आंसर भी SI यूनिट में आएगा, है ना। देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले एक बार जरूर नज़र दौड़ाइए, कहीं कोई चीज़ ऐसा तो नहीं है जो कि SI यूनिट में नहीं है। अगर नहीं है तो उसको पहले चेंज कीजिए, तब जाकर आंसर करने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4, और 1/4 का मतलब क्या 0.25, और आवृत्ति का सही मात्रा क्या हर्ट्ज, तो 0.25 हर्ट्ज, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। देखिए, वेग बराबर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, विस्थापन बटे समय, यही तो कह रहा है विस्थापन में परिवर्तन। यानी विस्थापन तो जानते ही होंगे कि वह न्यूनतम दूरी, जो जैसे कि मान लीजिए आपने ए पॉइंट से चलना किया, शुरू किया, बी तक गया, फिर सी तक गया, तो ये आपकी दूरी है, यह आपकी दूरी है। लेकिन हम कहते हैं कि यहाँ सी तक पहुँचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी होता है, या ऐसे भी पहुँच सकते हैं। तो ये जो AC है, ये विस्थापन है, और इस विस्थापन को तय करने में जो समय लगा, इसका मतलब वो वेग है। बात समझ रहे हैं। तो वही है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कीजिए इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा गति का सही समीकरण है। तो ढूंढिए। यहाँ पर ये 2 जो लिखा है स्क्वायर समझिएगा, स्क्वायर क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक,
तो आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला, हालांकि तो ये जो होता है v बराबर u प्लस ए टी होता है, ना कि u बराबर v प्लस ए टी स्क्वायर, नहीं, ये होता है v बराबर u प्लस ए टी, जो गति का पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण मेरे पास होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा एक समीकरण और भी होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला होता है। क्या ये चीज़ कहीं पर मेरे पास है क्या? अगर मैं इसको, ये तो गया काम से, क्योंकि ये नहीं हो सकता है, इस फॉर्म में किसी तरह भी नहीं आ सकता है। लेकिन इसको अगर s बराबर इसको सोल्व करने की कोशिश करें तो क्या s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आएगा? इसको सोल्व करने के लिए इसको 2 नीचे ला दो, तो v/2 u/2 t/2 नहीं आ सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अगर मैं इसको सोल्व करने के लिए चाहूँ, इस चीज़ को अगर सोल्व करें, तो ये देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, 2s बराबर u, अच्छा यहाँ पर 2ut प्लस ए टी स्क्वायर ये है। तो मैं कहता हूँ दोनों साइड आप 2 से भाग लगा दीजिए, इधर भी 2 से भाग लगा दीजिए, इधर भी 2 से भाग लगा दीजिए। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो ये 2 से 2 कट गए, इस 2 से यहाँ कट गया, इसके नीचे तो 2 नहीं कट सकता है। ये देखिए, कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं a प्लस बी बटे 2, तो हम इस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे a/2 प्लस b/2, यानी ये जो 2 आया है इस पर भी, इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी, सिर्फ इसी 2 से ये 2 नहीं कट सकता, इसके नीचे का 2 बच गया। तो इसका मतलब s बराबर यहाँ पर यू टी प्लस इसके नीचे का 2 नहीं कटा है, हाफ ए टी स्क्वायर। यानी इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया तो ये वाला हमें पता चल गया। तो ये गति का पहला समीकरण, ये वाला, यानी गति का पहला समीकरण नहीं, गति का ये दूसरा समीकरण है जो प्रूफ हो गया, यानी ये सही है बिल्कुल। तो ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो अभी तक अगर आप लोग चैनल पर रुके हैं, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो हमेशा मिलती रहे। बात समझ रहे हैं? क्योंकि अगर छोड़ कर गए हैं तो फिर बाद में मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी चैनल उतनी कोई ग्रो हो नहीं चुकी है जो कि आप कुछ भी डालिएगा ना ऑप्शन अब तो आ जाएगा। हालांकि अगर डालना चाहें तो आप मुझे कोई भी टॉपिक लिखकर वायुमंडल जी लगा कर देखिएगा, वायुमंडल जी, तो हो सकता है कि वीडियो फाइंड हो जाए, या स्टडी वंस वायुमंडल जी ये लगाइएगा तो हो सकता है वीडियो आ जाए। तो इससे बेहतर है कि अगर ये चीज़ ना करना चाहें और आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो आप तक पहुँचे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा दबा लीजिएगा। लेकिन ये सब आपको थोड़ी ना बताना पड़ेगा, आप लोगों ने बहुतों का ये सब किया होगा, बहुतों के मुंह से सुना होगा, तो इस सब में आप लोग नए नहीं हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो कहता कौन सा समीकरण सही है? क्या ये समीकरण सही है? v बराबर u प्लस ए टी, नहीं, v बराबर u प्लस ए टी होता है, नहीं कि यहाँ पर u/2 लिख दिया है, तो ये गलत है। अगर s बराबर देखा जाए तो s बराबर क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये होता है, जो कि यहाँ पर 2 ut दे दिया है, ये देकर गलती कर दिया है। अगर हम इसको पूरे इक्वेशन को 2 से भाग दे दें तब पर भी नहीं निकलेगा, तो ये भी नहीं, तो ना तो 1 ना ही 2 सही है। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट, देखिए दोस्त, हमारे वीडियो लंबी बड़े भले ही हो सकती है, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप सोचते हैं कि हम 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो या 10 मिनट 5 मिनट पढ़कर किसी एग्ज़ाम को करेक्ट कर लें, तो इम्पॉसिबल है।
अब जब तक जो है अच्छे से 3 घंटा 4 घंटा नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। और एग्ज़ाम के टाइम में तो कम से कम आपको 6 से 8 घंटे ज़रूर पढ़नी चाहिए। बात समझ रहे हैं? अभी भले आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना मर्जी हो उतना पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। और अगर अभी आप पहले से कुछ ज़्यादा प्रिपेयर करके नहीं रखिएगा तो फिर लास्ट में ज़्यादा लोड हो जाएगा, तो फिर आप सोचिएगा कि क्या पढ़ें नहीं पढ़ें। तो उससे बेहतर है कि पहले से ही प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस तो मैं करा ही रहा हूँ, है कि नहीं? तो करते रहिए। इसके बाद जो है कि ये जो पेपर है, मात्र अब 4 पेपर बचा हुआ है, इस 4 पेपर के बाद मैं प्रैक्टिस पेपर को लाऊंगा। प्रैक्टिस पेपर के मैथ को और साइंस के क्वेश्चंस को लाऊंगा। तो आप लोग बने रहिएगा और देखिएगा, करते रहिएगा साथ साथ प्रैक्टिस, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे। हाँ, अगर आपको लगे, क्योंकि किसी मेरे भाई ने कमेंट किया था कि कोई रीजनिंग स्पेशल वीडियो लाइए, क्योंकि हमारे रीजनिंग भी अच्छे खासे हैं। ये नहीं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे खासे हो, लेकिन इतना अच्छे खासे हैं कि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जितना होना चाहिए उतना है। तो अगर आपको रीजनिंग की भी वीडियो चाहिए तो बताइएगा। मैंने प्रैक्टिस पेपर को ना सॉल्व करवा के मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस पेपर को लेते आएंगे। तो आपकी इच्छा कमेंट करके बताइएगा। ऋणात्मक त्वरण एक निकाय का वेग है। ऋणात्मक त्वरण कहने का मतलब क्या? अगर त्वरण एक चीज़ समझते हैं क्या है? आप मोटरसाइकिल के बारे में सुने होंगे या गाड़ी के बारे में, उसमें एक्सेलरेटर नाम की कोई चीज़ है। त्वरण क्या है? एक तरह की एक्सेलरेटर ही तो है, एक्सेलरेशन तो ही है। मेरी बात को समझ रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा त्वरित कीजिएगा उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा, अगर त्वरित को कम कीजिएगा तो स्पीड घटेगा। तो यही तो पूछ रहा है, स्पीड मतलब क्या? वेग। अगर आप त्वरण को घटाइएगा, ऋणात्मक कहने का मतलब क्या, घटाइएगा, तो आपका वेग क्या होगा? जो आपकी जो चाल है, ये गाड़ी की स्पीड जो होगा क्या है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर कहता कि त्वरण को बढ़ाते हैं या धनात्मक त्वरण हो, तो फिर वहाँ पर क्या होता? तब वहाँ पर वेग बढ़ जाता। अगर आप त्वरण को मतलब कि बढ़ा रहे हो, एक्सेलरेटर को बढ़ा रहे हो, तो फिर आपका वेग बढ़ जाता है। लेकिन अगर कहता कि नहीं, एक समान त्वरण से, तब फिर उस समय पर आपका जो वेग होता वो स्थिर हो जाता। अगर 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से जा रहे हैं तो वह 10 मीटर पर सेकेंड ही रहता, अगर त्वरण को समान रखते हैं तो। एक्सेलरेटर को घुमा कम करते ना ज़्यादा करते, तो एक रंग स्पीड से चलता है। इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं आप लोग। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा असमान गति का उदाहरण नहीं है? असमान गति, मेरा कहने का मतलब असमान गति यानी गति का उदाहरण नहीं है। समान गति तो समझ सकते हैं, यहाँ पर असमान मतलब कि उसकी गति हमेशा घटते बढ़ते रहना चाहिए। इस बात के बारे में पूछ रहा है कि उदाहरण नहीं है। तो व्यस्त सड़क पर गतिमान कार, अगर मान लीजिए भीड़ भाड़ जगह में आप कार को ले जाइए चाहे मोटरसाइकिल को ले जाइए, तो कभी आपका तो स्पीड घटेगा या कभी बढ़ेगा। अगर फॉन्क मिला तो पूरा टुकड़ा निकाल दीजिएगा स्पीड से, है कि नहीं? तो यहाँ पर तो असमान गति है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एक पार्क में टहलता हुआ व्यक्ति, तो मान लीजिए एक पार्क में टहलने आप गए, आप थक गए, टहलते टहलते थक गए, तो क्या आप थोड़ा स्लो नहीं चलने लगिएगा? जरूर। तो आपकी उस स्थिति में भी असमान गति होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 800 मीटर की दौड़ लगाने वाला व्यक्ति, कोई व्यक्ति 800 मीटर दौड़ रहा है, तो यहाँ पर कहने का मतलब कोई व्यक्ति अगर 800 मीटर दौड़ रहा है तो शुरुआती की हो सकता है 200-400 मीटर वो स्पीड चले, बीच में स्पीड कम हो जाए, फिर मान लेते हैं कि जैसे ही वह नज़दीक जाना चाहे कि अब जो है कि अब पहुँच रहे हैं 800 मीटर पर, थोड़ा स्पीड बढ़ा देगा। तो यहाँ पर भी स्पीड घट बढ़ सकती है, तो ये भी असमान गति ही है। तो एक ही ऑप्शन बचा, तो ये राइट आंसर है। पंखे
छत के पंखे के ब्लेड का परिक्रमण, अगर ब्लेड को आप चलाते हैं तो वह अगर 250 वोल्ट दे रहे हैं एसी करंट, तो जब तक आप करंट को चेंज नहीं कीजिएगा तब तक आपकी पंखे की जो ब्लेड का परिक्रमण है वह चेंज नहीं होगा। बात समझ रहे? तो ये एक तरह से एक समान गति है। यहाँ पर क्या है? एक समान गति। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये टोटल मैंने सभी क्वेश्चंस करा दिए, जो कि इसमें मैथ के जो थे 20 क्वेश्चंस थे, प्लस साइंस के 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 या 11 क्वेश्चंस होंगे, मैंने काउंट नहीं किया था, 10 या 11 क्वेश्चन होंगे साइंस के। तो मैंने टोटली इसको कंप्लीट करवा दिया। ये कॉम्बिनेशन क्लास आपको कैसा लगा, अपना कीमती फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके ही फ़ायदा होने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि मेरा फ़ायदा नहीं होगा। आपके लाइक सब्सक्राइब से जो है पैसा तो नहीं मिलता है, कहने का मतलब अगर आप सोचते हैं कि आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तो ये आपका गलत सोचना है। भले आपका एक लाइक सब्सक्राइब से जो है हमारी चैनल को बूस्ट मिल सकता है, हमारे चैनल जो है आपके जो और भी भाई हैं तैयारी करने वाले उन तक पहुंच सकता है। और दूसरी बात, ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं शेयर करके, है कि नहीं? तो हो सके आप किसी एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी दोस्त हमारे साथ जुड़ सके, है ना, और आपके भाई लोग भी तैयारी कर सकें। तो समझ सकते हैं। वहाँ के बाद लाइक तो आपका बनता है, उम्मीद करते हैं कि पसंद तो आ रहा होगा। वहाँ के बाद आपकी इच्छा, अगर इतना भी बोलने पर अगर कान पर जो नहीं रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी इच्छा। तो मैं खुश मतलब कि उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब करेंगे। अगर मैं आपके लिए ये सब कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए इतना सा तो कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।